हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल K2S की टू सक्सेस एकेडमी में। शुरू करा हमने एक नया सफर क्लास 10th के बच्चों के साथ। यहाँ पे हम साइंस सब्जेक्ट का आज सेकंड लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने वन शॉट में पूरा थ्योरी कवर कर ली थी। आज हम सेकंड लेक्चर में इसके इंपॉर्टेंट PYQ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व in the iron nails and color of copper sulfate solution if iron nail dipped in copper sulfate solution for 15 मिनट। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम एक कील को उसमें डिप करते हैं, 15 मिनट के बाद वो रिएक्ट कर जाता है तो उसके कलर में थोड़े चेंजेस आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन में क्या बता रहा है, द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर by decomposition of copper and blue color of copper sulfate changes to dirty green color of due to formation of FeSO4। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपनी थ्योरी के टाइम पे फर्स्ट लेक्चर में। तो उसमें अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कॉपर है वो डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है आयरन के जरिए, तो FeSO4 फेरिक सल्फेट फॉर्म हो रहा है। जब ये आयरन की नेल को हम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करा रहे हैं तो FeSO4 बन रहा है और कॉपर वैनिश हो जा रहा है उस कील पर से, इसलिए उस कील का भी रंग चेंज हो जा रहा है और उस सॉल्यूशन का भी रंग चेंज हो जा रहा है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। आइडेंटिफाई द केमिकल चेंजेस। मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस किसका एग्जांपल है? हमने 5 तरीके की केमिकल चेंजेस पढ़े थे कि कैसे हम नोटिस कर सकते हैं। जब एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन कलर होता है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी होती है और एक आई थिंक स्मेल का था। तो उसमें से जब मेल्टिंग ऑफ आइस होती है वो कैसा चेंज है? ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज जब वो सॉलिड से इवेपोरेट होके गैस बन जा रहा है कुछ पार्ट उसका और बाकी बचा कुछ लिक्विड में फॉर्म हो जा रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में टेम्परेचर की वजह से जो उसका चेंज हो रहा है उसकी फिजिकल स्टेट में, ये उसका एग्जांपल है। सेकंड कहता है कन्वर्सेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जो दूध कभी कभार खराब हो जाता है, फट जाता है, उसका नमकीन टेस्ट हो जाता है या दही बन जाता है। होता है ना कई बार कि दूध रखे रखे फट जाता है या कुछ जरा सा हाथ लग जाए तो खराब हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो उसका कैसा चेंज होता है? वो उसका एक केमिकल चेंज होता है। जैसे उसमें कोई जो उसको एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो डेयरी होती है, डेयरी पे पनीर कैसे बनाया जाता है, दूध में नींबू डाल देते हैं या उस ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन ही उसके साथ कराते हैं जिसकी वजह से वो दूध फट जाता है, उसकी केमिकल रिएक्शन अकर हो जाती है। Why is respiration considered as exothermic reaction? रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे मानी जाती है? आपने जैसे हम सांस लेते हैं नॉर्मली, तो सांस लेते टाइम हम इतना तो आपने बचपन से ही पढ़ रखा है, हमेशा से आप जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। पर वो होता कैसे है? जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो हमारे ईसोफेगस के थ्रू पहुंचता है लंग्स में। लंग्स में हमारे ब्रोंकियोल्स के थ्रू वो एल्वेलाई तक पहुंचता है। ये एल्वेलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। जब हम ऑक्सीजन को इन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके आउट कर देता है सेम वे के थ्रू। वही हम ऑक्सीजन इनहेल करते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, इस एल्वेलाई में कन्वर्ट होने के बाद एक्सहेल ये करता रहता है टाइम टू टाइम। Why do copper vessels lose shine when exposed to air? कई बार आपने देखा है कि जो आपके कॉपर के बर्तन होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, जो घरों में बिजली के तार लगाए जाते हैं, वो अपने कलर चेंज कर लेते हैं टाइम के साथ। वो कैसे होता है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होती है उनके साथ जो उनका कलर चेंज हो जाता है। When copper exposed in air, it oxidizes to copper oxide and further react with carbon dioxide, which give copper carbonate CaCO3। कॉपर कार्बोनेट CaCO3 होता है। विच इज इन ग्रीन कलर, इट हैपन्स ड्यू टू कोरोजन। कोरोजन के बारे में हमने पढ़ा था कि लोहे पे जंग लग जाती है, रस्टिंग होती है, वो भी कोरोजन का पार्ट है। जब चांदी काली पड़ जाती है उसके साथ केमिकल रिएक्शन थी, वो भी कोरोजन का हिस्सा है। ऐसे ही जब एक कॉपर का रंग बदल जाता है
जब वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर फर्दर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करती है, तब कार्बन को कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। हम जो भी चिप्स, आपने हमने जैसे लेक्चर के टाइम पे पढ़ा था कि हमको रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए उसको हम एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं खाने में, या कुछ ऐसे मैंने बताया था कि जैसे चिप्स होते हैं, चिप्स को एकदम एयर टाइट करके पैक करा जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भी डाल दी जाती है ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह उसका टेस्ट खराब ना होने दे। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करता है, क्यों? रेसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उसका टेस्ट अच्छा रहे। जब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री से निकलते ही डायरेक्ट जो लोग खरीद रहे हैं खाने के लिए डायरेक्ट ले ले रहे हैं, वो पहले बड़ी दुकानों में जाएगा, बड़ी दुकान से छोटी दुकान में जाएगा, उसके बाद एक दो दिन वहां रहेगा, फिर कोई जाके खरीदेगा, तब जाके वो खाया जाएगा। तो इसमें काफी दिन बीत जाते हैं। तो उन दिनों के बीच में उसका टेस्ट खराब ना हो जाए, रेसिडिटी हो ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है। बिकॉज द नाइट्रोजन गैस रिमेन्स लेस क्रिस्पी एंड टेस्टी। और आप इसमें ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस फिल करने के बाद वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, जो रेसिडिटी को प्रिवेंट कर देता है। वाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल्स। थ्योरी के टाइम पे फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था कि जो कॉपर को सिल्वर क्लोराइड होता है उसको हम डार्क कलर बॉटल्स में क्यों रखते हैं, क्यों? क्योंकि सनलाइट जो होती है वो ट्रिगर करता है, इसको डिकम्पोज कर देता है, थर्मल डिकम्पोजिशन अकर हो जाती है। बिकॉज वन AgCl कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हीट या फिर यूवी रेज, इट डिकम्पोज। सो टू प्रोटेक्ट इट स्टोर इन डार्क कलर बॉटल्स। इसलिए उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट, डार्क कलर बॉटल्स क्या करती हैं कि सनलाइट को आर पार ज्यादा जाने नहीं देती, बहुत ही ना के बराबर ही सनलाइट उसके आर पार जाती है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होने से बच जाता है। राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जब जैसे कि हमने पढ़ा था एग्जाम्पल के जरिए कि एक क्रिकेट की टीम है, एक फुटबॉल की टीम है, तो दोनों में से जो प्लेयर एक्सचेंज हो रहे हैं कि इसका कीपर अच्छा नहीं है तो क्रिकेट टीम में भेज दे रहे हैं, और वहां का विकेट कीपर काफी अच्छा है तो यहाँ भेज दे रहे हैं ताकि वो गोलकीपर बन जाए। क्या हो रहा है? वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। वहां पे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, एक एग्जाम्पल हम यहाँ भी देख लेते हैं। NaSO4 जब Ba2 बी, ये थोड़ा मिसकरेक्ट है, BaCl2 है यहाँ पे। जब NaSO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट कराता है तब NaCl हमारा नॉर्मल सॉल्ट जो बनता है डेली हम यूज करते हैं खाने में, एक तो वो वाला सॉल्ट फॉर्म होगा ये, और Ba2SO4 फॉर्म होगा, ये हमारा PPT है। जैसे कि हमने बताया था कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो मेजरली हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता ही है जो इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट है NaSO4, ये भी सॉल्युबल है। ये BaCl2 है, बैरियम क्लोराइड, ये भी सॉल्युबल है। पर ये जो सॉल्ट बना है ये तो नॉर्मल सॉल्ट है, ये तो सॉल्युबल होता ही है। एक जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ये हमारा इनसॉल्युबल है हमारे फ्लूइड में, ये जल्दी से घुलनशील नहीं होता। इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने से प्रेसिपिटेट ही फॉर्म होता है या नहीं होता। तो आप कहेंगे कि हाँ मेजरली फॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर ही इसलिए हो रही है क्योंकि वो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, वो सॉल्युबल है तभी इजीली अपने आयंस को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। पर इसके बाद जैसे ये इनसॉल्युबल बना है तो अब ये स्टेबल हो गया है, अब ये रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी से, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो चुका है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। किस तरीके की रिएक्शन है? जब N2 H2 के साथ रिएक्ट कराता है तो NH3 अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट होने के बाद अमोनिया बनाता है, इसका नाम NH3 को अमोनिया भी कहते हैं। तो किस तरीके की रिएक्शन है? हम यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। सेम प्रोसेस यहाँ हो रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ही एग्जांपल है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टार्टिंग में कि A+B
फॉर्म करता है सी को। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसकी अपोजिट बन जाती है, वाइस वर्सा, कि ए डिकम्पोज हो जाता है बी प्लस सी में। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आ जाती है। What happen when milk is left open at room temperature in summer? दूध को हम ज्यादातर गर्मियों में रात के टाइम सोने से पहले या फिर वैसे भी मोस्टली फ्रिज में ही रखा जाता है। क्यों? ताकि वो खराब ना हो, फट ना जाए, उसको बचाने के लिए। क्यों ज्यादातर हम उसको फ्रिज में रखते हैं? ताकि उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, थर्मल डिकम्पोजिशन ना हो जाए गर्मी की वजह से, इसलिए उसको फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज उसको एयर टाइट रखता है, कम टेम्परेचर देता है। It results in oxidation reaction and growth of microorganism following which milk gets sour. दूध फट जाता है, थोड़ा खारापन आ जाता है, चिकनाई खत्म हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, वो फिर पीने लायक नहीं बचता। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए, उनसे बचाने के लिए, ताकि वो खराब ना हो जाए, बैक्टीरियाज ना उसमें आ जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए ही उसको फ्रिज में या फिर ऐसी एयर टाइट प्लेसेस पे रखा जाता है कम टेम्परेचर में। What happened when quicklime added to water? क्विकलाइम क्या होता है? क्विकलाइम हमारा CaO से जाना जाता है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, जैसे जैसे लगता रहेगा तो बताते रहेंगे, जो आपको याद रखने हैं। ये कॉमन नेम में आता है, इसका IUPAC नेम, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे IUPAC नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है। पर हाँ, नॉर्मली इसको केमिकल की लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसको कॉमन नेम जो होता है उसको क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। ऐसी होता है एक स्लैग्ड लाइम। जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। तो क्या होता है क्विक लाइम में? जब भी हम वाटर ऐड करते हैं, जब भी क्विक लाइम में हम वाटर ऐड करते हैं तो उसके साथ रिएक्ट कराता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसकी, वो स्लैग्ड लाइम फॉर्म करता है। इट गिव्स स्लैग्ड लाइम CaOH2 एंड रिलीज हीट। रिलीज हीट मोस्टली मेजरली आप कह सकते हैं, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आप ये भी कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि जब भी कॉम्बिनेशन होता है दो एलिमेंट्स का, दो केमिकल्स का, तो वो हीट भी रिलीज करते हैं साथ में। और हीट जिसमें रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आती है। और एंडोथर्मिक क्या होती है सर? एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन होने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, जिसकी रिएक्शन ये लिखी, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर आप कह सकते हैं क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करता है, तब स्लैग्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो इसका केमिकल नेम है, वो फॉर्म होता है, साथ में वो हीट भी रिलीज करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल विच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी डिस्कस करा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है मेजरली, क्योंकि जब भी दो केमिकल्स, दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हीट भी मोस्टली रिलीज करते ही हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक भी है नेचर में। तो आइए इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द प्रोसेस इन विच टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स, दो डिफरेंट केमिकल आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं एक्सोथर्मिक, जो नेचर में होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हीट एनर्जी भी रिलीज करता है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं और हीट भी रिलीज कर रही है, तो ये एक्सोथर्मिक भी हो गई नेचर में। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो वो एक्सोथर्मिक भी होती है क्या नेचर में? तो आप कह सकते हो कि हाँ, मोस्टली केसेस में ये एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, क्योंकि जो केमिकल्स कंबाइन होते हैं वो हीट भी रिलीज करते हैं। अब सेम वाइस वर्स क्वेश्चन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। डिकम्पोजिशन, अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन याद है तो डिकम्पोजिशन की तो इजीली हो ही गई। फिर समझो, द प्रोसेस इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंप्लेक्स फॉर्म और डिफरेंट एलिमेंट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल प्रोडक्ट
को हम कोई एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि अपने आप रखे रखे तो वो खराब होगी नहीं, तो हमको कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तो वो अकेला एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ मेंशन नहीं, तो हम मेंशन कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। वाटर को ही ले लेते हैं, H2O को जब हम हीट करते हैं तो वाटर को हीट करने के बाद क्या क्या उसमें होता है, ऑक्सीजन रिलीज अलग होकर निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस अलग ही रिलीज होकर निकल जाएगी। अगर ये आपने डेल्टा शो कर दिया तो मतलब आपने दिखा दिया कि हम यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कह देते हैं नेचर में, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक भी कह देते हैं, क्योंकि जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है उसमें तो हम हीट प्रोवाइड करा ही रहे हैं, इसलिए डिकम्पोजिशन को एंडोथर्मिक भी बोला जाता है नेचर में। नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी के बेसिक्स क्लियर है वो तभी बता सकता है कि हमने जब बैलेंसिंग के टाइम पे पढ़ा था कि जब बैलेंस करते हैं तो जो हमने रिएक्टेंट साइड में जितना मटेरियल दिया है वही प्रोडक्ट साइड में उतना ही रहना चाहिए, कभी उसके मास में चेंज नहीं आएगा। हमने अगर 2 हाइड्रोजन दिए हैं तो हमको प्रोडक्ट में भी 2 ही हाइड्रोजन मिलने चाहिए। वो बैलेंस इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, ताकि ये लॉ फॉलो हो जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो वही केमिकल रिएक्शन में होता है कि हमने जो रिएक्टेंट दिया वो डिफरेंट फॉर्म में था और जो प्रोडक्ट बना वो डिफरेंट फॉर्म में था, पर मास उसका सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एकदम सिंपल सी, एकदम बेसिक सी डेफिनेशन है, पूरे नंबर मिलेंगे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सेम आपको बस यही लिख देना है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। जैसे जैसी चीजें पूछी जा रही है बस उसकी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल देते चल देंगे हम आगे। चेंज इन कलर ड्यूरिंग रिएक्शन। चेंज इन कलर ड्यूरिंग रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का ही एक पार्ट है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके कलर में चेंज आता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे जब हम चाय बना रहे थे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में दूध की जैसे उसका कलर सफेद रहता है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे पक रही होती है तो उसका कलर चेंज होते जाता है, थोड़ा ब्राउनिश स्किनी कलर हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। तो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। अब ये नहीं कि आप एग्जाम में ये लिख के आ जाओ कि सर ने तो पढ़ा था चाय को लेके एग्जाम्पल, तो आप पेपर में लिख दो कि एग्जाम्पल में चाय का तरीका नहीं, केमिकल रिएक्शन चैप्टर है, एक रिएक्शन लिखोगे, वरना एग्जामिनर आएगा घर पे थप्पड़ मारने। हमने पढ़ा था पीछे ही ये वाला, उसी को हमने यहाँ लिख दिया है क्योंकि ये ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराता है तो FeSO4 फेरिक सल्फेट बनाता है और कॉपर को वैनिश कर देता है। अब इनके कलर कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं सर? कलर चेंज हो रहे हैं, बता रहे हैं, रुक जाओ जरा। कॉपर सल्फेट का कलर और FeSO4 इन दोनों के कलर बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और अगर नाप भी पूछे जाए और इन कंपाउंड्स का यूज कर रहे हो आप कहीं पे भी तो इनका कलर भी अगर आप साथ में लगा दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। अब देखते हैं कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है। इसका कलर होता है ब्लू। FeSO4 का कलर होता है ग्रीन, एकदम डर्टी ग्रीन, एकदम डार्क ग्रीन कलर होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केमिकल रिएक्शन शोइंग एवोल्यूशन ऑफ गैस। कैसी केमिकल रिएक्शन? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखो जिसमें गैस इवॉल्व हो रही है। तो एक हमने जो एग्जांपल यहाँ लिखा है, जरूरी नहीं कि आप ये लिखो, आप पानी का भी ले सकते हो कि पानी में भी हमारे ऑक्सीजन भी गैस बन के निकल रही है, हाइड्रोजन भी गैस बन के निकल रही है। तो आप कोई सा भी ले सकते हो जैसे आपको इजी लगे। यहाँ पे हमने जो लिया है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा था, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 से डिनोट करा जाता है इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। जब जिंक रिएक्ट करता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है और ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पे एक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ जो गैस हो रहा है उसमें एक तो यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है हाइड्रोजन जिंक के जरिए, और दूसरी चीज क्या हो रही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है SO4 के पास से। तो आप कह सकते हो कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है साथ में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की क्या स्टेटमेंट थी कि जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है।
व्हाट इज रेंसिडिटी? राइट टू वेस्ट टू प्रिवेंट इट। रेंसिडिटी क्या होती है? वही हमने जैसे बताया कि जो फैटी फूड्स होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो मॉइस्चर एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वही रेंसिडिटी होती है, सिंपल। When we left food in open air, lose its taste and color, such that apple are called rancidity। एप्पल का आपने देखा है कि जब भी हम खाते हैं तो खाते खाते हमने जैसे स्लाइस काट दिए तो आप पहला पीस खा रहे हो, अच्छा खासा मस्त सफेद है अंदर से पूरा, पर जैसे जैसे आप लास्ट पीस तक पहुंचोगे तो उसका कलर येलोइश हो जाता है थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करके उस पर रेंसिडिटी हो जाती है और लास्ट पीस तक आते आते उसका टेस्ट भी थोड़ा बहुत चेंज होने लग जाता है। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, कैसे हम बच सकते हैं इससे? कीप फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, कि जैसे फ्रिज में हम रख देते हैं रात के टाइम गर्मियों में ज्यादातर खाना, ताकि वो एयर टाइट रहे, खाना खराब ना हो, बच जाए, प्रिवेंट कर जाए। दूसरा, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स बीएचए। ये बीएचए क्या है? बीएचए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। जब भी हम बीएचए ऐड करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि चिप्स में हम नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करे और एसिडिटी को होने से रोक दे, ऐसे बीएचए भी एक केमिकल होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, सॉरी, कि जब हम ये एंटीऑक्सीडेंट उसमें पुट कर देते हैं तब जाके एंटीऑक्सीडेंट उस रेंसिडिटी को होने से रोक देता है। और आप और भी लिख सकते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह हमने दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिख दिए, अगर आप ये दो भी लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। बाकी हमने लेक्चर के टाइम पे और भी की पॉइंट्स बताए थे कि अंधेरे कमरे में रखने से प्रिवेंट करी जाती है, बाकी और डिफरेंट पॉइंट्स है। अब अगर आपको और ब्रीफली जानना है तो आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को एक बार जाके जरूर देखें, तभी ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से समझ आएंगे। व्हाइट वॉश वॉज बीइंग डन एट मुकेश हाउस। मुकेश नाम का बंदा है जिसके घर पे पुट्टी का काम चल रहा है, व्हाइट वॉश हो रहा है। मुकेश शो दैट द पेंटर एडेड क्विक लाइम टू ड्रम हैविंग वाटर। मुकेश टच्ड आउटर सरफेस ऑफ ड्रम, इट इज अनबिलीवेबल हॉट। मुकेश के घर पे जब पुट्टी का काम चल रहा था तो जो पेंटर था उसने क्या करा कि एक ड्रम में सारा पीओपी डाल दिया। तो कुछ देर के बाद जब मुकेश ड्रम पे हाथ लगाता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पे हीट इवेपोरेट हो रहा है, तो उस हीट की वजह से वो जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हीट हो रही है उसके उसकी वजह से वो फ्लूइड भी गर्म हो रहा है, और उस फ्लूइड के गर्म होने की वजह से ड्रम भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। ये वही रिएक्शन है जो हमने ये पढ़ी थी क्विक लाइम की। क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो स्लैग लाइम बनाता है और हीट रिलीज करता है, तो इसीलिए मुकेश को लग गया ड्रम, गरम ड्रम। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि राइट द केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। ये वही है कि जब क्विक लाइम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, टेम्परेचर उसका बढ़ा धीरे धीरे, स्लैग लाइम फॉर्म हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और हीट भी निकली, बहुत ज्यादा ही हीट इसकी इवेपोरेट होती है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड तो गर्म हुआ तो उसके कांटेक्ट में ड्रम था वो भी गर्म होने लग गया। अब ये किस तरीके की रिएक्शन है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट? ये रिएक्शन हम एक तो कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे दो मेजर कंपाउंड फॉर्म होके एक न्यू सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं और H2 गैस तो रिलीज हो जा रही है, पर फॉर्म मेजरली यही हो रहा है। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो ही गई। बाकी आप कह सकते हो कि ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन H2O में से हट जा रहा है, हाइड्रोजन गैस बनके रिलीज हो जा रही है, तो ये आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, सॉरी, रिडक्शन रिएक्शन के श्रेणी में भी आ जाएगा। व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन? अब इस रिएक्शन का काम क्या पड़ा है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इन पीओपी, जो पुट्टी होती है घरों पे, वहां पे ये केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके बाद जो फ्लूइड फॉर्म होता है, बहुत ज्यादा डेंस्ड फ्लूइड फॉर्म होता है, उससे पुट्टी करी जाती है घरों में। और आर्किटेक्चरिंग में जो मूर्तियां बनाई जाती है वो भी इससे बनाई जाती है, क्योंकि जब वो फ्लूइड है वो टाइम के साथ धीरे धीरे सख्त हो जाता है और पत्थर बन जाता है। तो इनिशियली जब वो फ्लूइड था, जब वो धीरे धीरे पत्थर बन रहा है तो उस टाइम वो थोड़ा सॉफ्ट है, इसलिए वो इजिली एक मूर्ति के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद वो हार्ड हो जाता है एकदम रॉक की तरह। तो आर्किटेक्चरिंग में भी इस रिएक्शन का ज्यादातर यूज किया जाता है बहुत। अब लास्ट के दो क्वेश्चंस में हम आ गए हैं, जो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बैलेंसिंग हमने आपको सिखाई थी कि टेबल फॉर्म करते हैं, पर आज हम टेबल फॉर्म नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमने बताया था। और होमवर्क फर्स्ट लेक्चर का आप कमेंट में जरूर देंगे, जिसने करा सही, जिसका आंसर हुआ उसका कमेंट लाइक करा जाएगा। जब H2 को O2 से रिएक्ट कराया तो वाटर फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हाइड्रोजन तो दो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ दो है और यहाँ पे एक ही है, तो ये हो गया अनबैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है तो इसकी मल्टीप्लाई दो से कर देंगे। अब ये पूरा कंपाउंड दो से मल्टीप्लाई हुआ है, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन तो हो गए, यहाँ पे भी दो थे, यहाँ पे भी दो गए। अब हाइड्रोजन होगा यहाँ पे चार, तो यहाँ पे भी हमको करने पड़ेंगे चार, तो उसके लिए यहाँ पे भी हमने इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे भी चार हो गए हैं, यहाँ पे भी चार हो गए हैं, ऑक्सीजन यहाँ दो हो गए हैं, यहाँ पे भी दो हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MnO2 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो MnCl2 फॉर्म कर रहा है, H2O बना रहा है और क्लोरीन फ्लूइड बना रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप देखो कि यहाँ पे मैंगनीज तो एक है और यहाँ पे भी एक है, तो चलो हमारा Mn तो बैलेंस है, हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोरीन। Cl देखते हैं, Cl यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो, दो चार, चार क्लोरीन है, तो क्लोरीन अनबैलेंस हुए। क्लोरीन अनबैलेंस करने के लिए जब यहाँ पे चार है तो यहाँ पे भी हम फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पे भी चार क्लोरीन हो गए, यहाँ पे भी चार क्लोरीन हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीजन। यहाँ पे दो ऑक्सीजन आ गए, यहाँ पे हमारा सिंगल एक ऑक्सीजन है, तो वहां दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी दो करने के लिए यहाँ पे भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन हो गए। अब हमारा मैंगनीज हो गया, क्लोरीन भी हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। बचा हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, चार हाइड्रोजन ये वाले हो गए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में टू है और ऑलरेडी टू प्रेजेंट थे, तो फोर हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए। अब ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई है, हमारा हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो चुका है। तो ऐसे आप इजीली बहुत शॉर्ट में कर सकते हो बिना टेबल बनाए। जो नए हैं, नया नया सीख रहे हैं, उनके लिए तो जैसे मैंने बताया था लेक्चर में, आप जाके जरूर देखें कि बैलेंस करने का तरीका कैसे है, हमने बहुत इजी वे में बताया था। अब इतना तो हमें आ ही गया है कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और कैसे आएगा ये, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको फ्लुएंसी आएगी आपकी हाथों में, आपके माइंड में, कि हाँ हम डायरेक्ट पेन उठा के कर सकते हैं। अब मैंने बहुत ज्यादा कर रखा है, मुझे भी पता है, तो मैं डायरेक्ट कर पा रहा हूँ। हो सकता है आपको भी बहुत ज्यादा दिक्कत करे, तो आप वही सिंपल टेबल फॉर्म करो, वहां पे लिखो कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि एग्जाम आते आते आपकी भी फ्लुएंसी आ जाए, आप भी इजीली डायरेक्ट सॉल्व कर पाओ। अब नेक्स्ट पे आते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस को केमिकल रिएक्शन हो रहा है सराउंडिंग के साथ, तो PbO NO2 और O2 ये हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये डिकम्पोज हो जा रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स में। ये Pb हमारा लेड होता है, लेड को हम Pb से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे काउंट करते हैं। लेड हमारा एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है, हमारा लेड हो गया बैलेंस, हो रखा ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नाइट्रोजन यहाँ पे एक और बाहर है दो, तो हमारा नाइट्रोजन भी हमारे हो गए यहाँ पे दो, और इस साइड हमारा एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने कर दिया दो। अब नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस हो चुका है। अब नाइट्रोजन के बाद बचा यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे है तीन, ऑक्सीजन अंदर है, बाहर दो से मल्टीप्लाई में है, तो टोटल 6 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस साइड काउंट करते हैं, 2 2 4 5 6 6 और एक ये 7 7 ऑक्सीजन। ये कुछ गड़बड़ है रिएक्शन में, हाँ, यहां सिर्फ लेड फॉर्म होगा सिंगल। थोड़ी रिएक्शन में ही गड़बड़ थी, अभी एकदम सही रिएक्शन है और एक्यूरेटली बैलेंस भी हो चुकी है। अब आप यहां से काउंट करो कि लेड हमारा एक है, एक लेड हमारा इधर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे दो है, तो दो नाइट्रोजन यहाँ पे हमने कर दिए बैलेंस, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे 6 हैं, तो चार ये हो गए, दो ये हो गए, तो हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं। तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, सिल्वर देखते हैं। सिल्वर यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी सिल्वर एक है, तो सिल्वर तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है।
सिल्वर को Ag से डिनोट करा जाता है। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी ये Na सोडियम है। इससे कंफ्यूजन क्रिएट काफी होती है कि ये Na और N, नाइट्रोजन को N से डिनोट करा जाता है और सोडियम को Na से। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन एक है और इस साइड पे भी नाइट्रोजन हमारा एक ही है, तो नाइट्रोजन भी हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट पहुंचते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन काफी कॉम्प्लिकेशन बनाते हैं। अगर आप उनको पहले बैलेंस करने जाओगे तो उसको हमेशा एंड के लिए छोड़िए बैलेंसिंग में। नेक्स्ट हमारा आता है Na, सोडियम। सोडियम यहाँ पे एक है हमारा, यहाँ पे भी सोडियम हमारा एक है, तो सोडियम भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट है क्लोरीन, Cl। Cl यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो Cl भी हमारा बैलेंस्ड है। अब लास्ट बचा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी यहाँ पे तीन है और यहाँ पे भी तीन है, तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार ऐसा होता है कि हमको ऑलरेडी बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है। कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि इसको बैलेंस करो, जबकि वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है। तो आपको वहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप वही इक्वेशन को रिपीट सोल्यूशन करके लिख दीजिए, वही हमारी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी हमारा हो गया। इसका नाम हमने अभी पीछे बताया था, कमेंट में बताओ इसका नाम क्या है कंपाउंड का। कैल्शियम एक है यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे भी एक है। ये टू इस ब्रैकेट के साथ है, सिर्फ इसके साथ नहीं है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे ये तो दो कर रखे हैं यहाँ सर ने, एक दो नहीं, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट के लिए छोड़ दिया हमने। नाइट्रोजन को देखते हैं, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ थ्री है पर ब्रैकेट में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हो गए दो, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे भी कर दिया दो। अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन हो गए। अब इसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गिनती में भी चेंज आया काफी ज्यादा। अब हम नेक्स्ट हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, दो तो ये वाले हो गए और दो ये वाले हो गए, चार हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे सिर्फ दो ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चार हाइड्रोजन यहाँ हो गए। अब हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो चुका है। लास्ट बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, दो ऑक्सीजन ये वाले हो गए और तीन ये ऑलरेडी थे, दो से मल्टीप्लाई हमने और कर दिया, ये हो गए छः, छः दो आठ, तो आठ ऑक्सीजन तो इस साइड हो गए। और इस साइड में देखते हैं, तीन ऑलरेडी थे, बाहर दो से और आए, तो छः ये हो गए और दो हमने ये बैलेंस करने में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से दो से मल्टीप्लाई और कर दिया, तो आठ इधर भी हो गए, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो चुका है। इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम मोस्टली छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम बाकी मेजर एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे होते हैं तो ये बच्चे कुछ भी ऑलरेडी बैलेंस हो ही जाते हैं एंड तक। तो ऐसे आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे कि कैसे इजीली हम बैलेंस कर सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके आप प्रैक्टिस करो, तभी आपका हाथ तेज चलेगा इसमें। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स डिकम्पोज टू फॉर्म कंपाउंड वाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में जो केस स्टडी बनती है वो इस चैप्टर से तो जरूर आती है। तीन केस स्टडी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी, जिसमें से एक केस स्टडी पक्का इसमें से आएगी, जिसका क्वेश्चन हमेशा हर साल यही रिपीट होता है कि कोई एक्स है जो वाई से रिएक्ट करा रहा है और जेड बना दे रहा है, तो पूछ लेगा कि आपका एक्स क्या है या वाई क्या है या जेड क्या है, जिसमें से कुछ चीजें आपको जो जरूरत है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, बच्ची कुछ चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। उसी तरीके एक ये आसान सा क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना इसमें, बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वो रिएक्शन लिखते चले जाओ। तो कोई कंपाउंड एक्स है जो डिकम्पोज हो रहा है, फॉर्म कर रहा है वाई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर दे रहा है। अभी यहां तक तो हमको थोड़ी कंफ्यूजन चल रही थी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दे रहा है, एक्स डिकम्पोज हो रहा है वाई में, तो एक्स कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता क्या हो, कि बहुत से कंपाउंड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। अब आगे क्या बताया कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है सीमेंट की, उसमें बस पकड़े गए, इतने से ही समझ जाएगा, एक जो चतुर बच्चा होता है वो इतने पे ही समझ जाएगा कि अरे सीमेंट का नाम दे दिया, तो यहाँ पे तो पक्का कैल्शियम कार्बोनेट ही यूज हो रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से ही तो सीमेंट की फॉर्मेशन होती है। तो एक्स हमारा आग हो सकता है कि यहाँ पे हम चेक करते हैं कि CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पुट करके देखते हैं कि वो अगर हमारा एक्स हुआ तो वाई हमारा क्या बनेगा, अगर इसमें से CO2 रिलीज कर दें
क्विकलाइन फॉर्म हो जाएगा हमारा। जब यहाँ से हमारा क्विकलाइन फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगी। अब हम चेक कर सकते हैं, देख के पता चल रहा है कि ये एकदम परफेक्ट फिट बैठ रही है। सीमेंट का नाम लिया, हम समझ गए कैल्शियम कार्बोनेट तो जरूर होगा इक्वेशन में। अब अगर हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को इनपुट देते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन हमारा फॉर्म होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से CO2 रिलीज हो रही है, तो हाँ इसमें CO2 रिलीज भी होती है रिएक्शन में। तो वही हमारा दे रखा है कि X हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, Y हो गया हमारा क्विकलाइन। अब बोला है कि इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन हम एक बार लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो पेपर में, तो अगर आपको आती है बैलेंसिंग तो उसको जरूर बैलेंस करके लिखो। अगर नहीं आती तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, पर एक आपका अलग ही लुक लगेगा कि हाँ एग्जामिनर भी सोचेगा कि बच्चे ने पूरी बैलेंस करके एकदम प्यारी सी इक्वेशन लिख के दी है। तो हमारे को भी जैसे यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई पूछा था तो हम यहाँ पे छोड़ सकते थे, नहीं, पर अगर आप बैलेंस इक्वेशन देखो, अब ये ऑलरेडी बैलेंस है। एक कैल्शियम है, यहाँ पे एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 और एक 3, 3 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड है। फिर भी हमने लिख दिया कि बैलेंस इक्वेशन ऐसे ऐसे है, और पूरी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख के दिखा दी। तो ये आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इनकी रिवीजन करते रहिए, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं। और इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर 1 को जरूर देखना, क्योंकि सारा जितना भी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है वो उसमें हमने दे रखा है, वन शॉट में पूरा कवर कर रखा है। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।